हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर 1 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो थोड़ी यहाँ से दुखद खबर हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आप लोग बीआरओ के बारे में जानते होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के द्वारा बनी हुई बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1960 के अंदर हुआ था। अब आप लोग जानते होंगे, जैसा नाम में मेंशन्ड भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जिम्मेदारी है कि जो भारत के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये डेवलप करे, सड़कों को यहाँ पे बनाने के काम करता है। एंड जो भारत के अंदर तो ये काम करता ही करता है, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर या नॉर्थ ईस्ट एरियाज के अंदर बहुत सारे इसने सड़कें बनाई हैं। बट उसके साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, उनके अंदर भी यहाँ पर इसने द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूटान के अंदर यहाँ पे कुछ रोड्स बनाई गई हैं, अफगानिस्तान के अंदर बनाई गई हैं, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका। तो यानी कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ और देशों के अंदर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस चलते हैं। अब ऐसा ही एक ऑपरेशन या एक प्रोजेक्ट जो चल रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें देखने को मिल रहा था चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। राइट। अब इसी समय आप जानते होंगे काफी टाइम से यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है एंड उस वजह से एक अवलांच आता हुआ हमें देखने को मिला, जिस वजह से लगभग 55 सिविलियंस जो उस साइट के ऊपर काम कर रहे थे, उन वो उसकी चपेट में आ गए। उनमें से 10 को तो रेस्क्यू कर लिया गया। 23 लोग ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि सेफ है, बट 22 लोग मिसिंग है। यानी कि हमें अभी पता नहीं है उनके बारे में कि कहाँ पर वो फंसे हुए हैं एग्जैक्टली। हमारा अभी उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उम्मीद दोस्तों यही रहेगी कि बहुत जल्द उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पर आप जानते होंगे जितनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, उस वजह से जो ऑपरेशन रन किया जा रहा है उनको रेस्क्यू करने का, उसमें काफ़ी भारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर देखो, हमारे जो जवान हैं वो पूरी मेहनत हमेशा करते ही हैं, है ना। हमारे जवानों के ऊपर तो डेफिनेटली सबको पता ही है कि कितना बहादुर हैं वो। तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी के बीच में भी पूरा ऑपरेशन यहाँ पे रन हो ही रहा है एंड जल्दी से जल्दी उम्मीद यही है कि उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा जो यहाँ पे सिविलियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, नया महीना फिर से शुरू हो गया है ना। 1 मार्च तक हम वापस आ गए हैं। एंड देखो, जैसा मैं ना हमेशा बोलता भी हूँ, मैं देखता हूँ जैसे प्रीलिम बूस्टर में 1 तारीख को बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत सारे नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कोई भी चाहिए इनिशिएटिव हो या वैसे इन जनरल अपनी पढ़ाई को भी। महीने के एंड तक आते 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 धीरे धीरे करके लेथार्जी की वजह से, कहीं ना कहीं किस कारण की वजह से, वो प्रेपरेशन थोड़ी कम होती रहती है। तो कोशिश ये करो कि ना आप कंसिस्टेंट रहा रहा करो, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड हर दिन सेम नहीं होता, बट डेफिनेटली एक सर्टेन लेवल तक तो कंसिस्टेंट रहा ही जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन बहुत पढ़ाई कर ली एंड 20 दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, उसके कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, हाँ मैं इतना मानता हूँ किसी दिन उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी जितना बाकी दिनों के लिए था, बट एक बेसिक मिनिमम लेवल तक तो आप डेफिनेटली पढ़ ही सकते हो, चाहे कैसा भी दिन क्यों ना हो। राइट। तो उम्मीद यही रहेगा कि मार्च आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, आपके स्वास्थ्य के लिए भी एंड अदरवाइज आपकी पढ़ाई के लिए भी। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग AWBI। इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, दरअसल में ना अभी जो विज्ञान भवन है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले समझते हैं AWBI आखिर ये है क्या। आपने इसको नोटिस करना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के माध्यम से बनी हुई बॉडी है। और कौन सा एक्ट है ये? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। देखो, यूपीएससी के अगर आपने पीवाईक्यूज करे हैं ना एनवायरमेंट के, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से एक्ट के माध्यम से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे बना था। ध्यान रखना, 1962 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जैसा नाम में मेंशन भी है, हम फोकस कर पाए एनिमल वेलफेयर के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर जो क्रुएल्टी होती है उसको हम रोक पाएं। और ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या हमें नए कानून इसके रिगार्डिंग हमें बनाने हैं। इसके हेडक्वार्टर आपको बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड इसको जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है साथ में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ना आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल जी का। दरअसल में अगर आप लोगों ने भरतनाट्यम, जो कि आप पढ़ते भी हो अपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर, आपने देखा होगा कि भरतनाट्यम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू भरतनाट्यम इज रुक्मणी देवी जी। दरअसल में इन्होंने भरतनाट्यम को वापस से एक तरह से वापस से रीएस्टेब्लिश करने के अंदर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
एंड यही पर्सन है जिन्होंने एनिमल वेलफेयर के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, इसीलिए उनको ही माना जाता है कि इस पर्टिकुलर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के फाउंडिंग ही इनके द्वारा ही यहाँ पे करी गई। दरअसल में ना रुक्मणी देवी जी ये हमारी पार्लियामेंट की मेंबर भी रह चुकी हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो राज्यसभा की मेंबर थी। एंड अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर, आई रिपीट नॉमिनेटेड, जो पहली महिला जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा, वो और कोई नहीं, वो रुक्मणी देवी अरुणडेल जी ही थी। तो चाहे भरतनाट्यम हो गया, चाहे एनिमल वेलफेयर हो गया, उनके लिए डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इनका नाम आज भी हम याद रखते हैं। इनके बाकी AWBI के फंक्शंस की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गया, पॉलिसी एडवाइजरी, फाइनेंशियल एड दिया जाता है अलग अलग एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसके द्वारा ही करा जाता है ये काम भी। आप नोटिस करोगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर 28 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 2 आपके राज्यसभा से एंड 4 आपके लोकसभा से, और मेंबर्स की जो टर्म होती है वो 3 साल की होती है। ठीक है, अलग अलग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये ग्रांट्स वगैरह भी देता है, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को भी सपोर्ट करता है, तो इसका काम हमें देखने को मिल जाएगा। अब जो 2 मैंने अवार्ड्स आपको बोले थे ना, कि जो 2 अवार्ड्स अभी दिए गए एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, वो 2 अवार्ड्स कौन से थे? एक था प्राणी मित्र और दूसरा है जीव दया अवार्ड्स। दरअसल में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्होंने एनिमल वेलफेयर प्रोटेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हो। जैसे प्राणी मित्र की अगर मैं बात करूं, इसको 1966 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये इंडिविजुअल्स को भी और अब तो जाके ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे ये इनको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दिया जाता है। तो ये है आपका प्राणी मित्र अवार्ड। और जीव दया अवार्ड की बात करें, ये 3 कैटेगरीज में मिलता है, इंडिविजुअल, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल वगैरह अच्छा काम करे या बच्चे इनफैक्ट 18 साल से कम हो, उनको यहाँ पे दिया जा सकता है आपका जीव दया अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड्स भी हमें थोड़े से अंडरस्टैंड करने थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे जो विश्वास दिवस के एक्साइटिंग सरप्राइज हैं उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों विश्वास दिवस के मौके के ऊपर हमारे सभी बैचेस के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका जो 2025 का CSET बैच है, आप उसको बहुत ही कम दाम पे अफोर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा UPSC वर्किंग प्रोफेशनल फाउंडेशन कोर्स, उसके अंदर आप एनरोल करके अपनी 2026 की तैयारी वर्किंग प्रोफेशनल जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रारंभ के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारा प्रारंभ 2.0 जो बैच है उसके अंदर भी आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस कोर्स को BA डिग्री प्रोग्राम के साथ भी एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, जैसे आपका RPP हो गया, तेजस है, प्रीलिम्स पार प्रेप प्रोग्राम है, उनके ऊपर भी विश्वास दिवस के ऑफर्स एप्लीकेबल हैं। साथ में ही अगर आप ऑप्शनल के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से अलग अलग आपके जो इंग्लिश मीडियम के अंदर ऑप्शनल्स भी हैं एंड हिंदी मीडियम के अंदर भी आपको ऑप्शनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही कम दाम के ऊपर और बहुत ही क्वालिटी वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लास्टली अगर हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं जैसे प्रहार, संकल्प या टाइटन, आप उनके अंदर भी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो जल्दी जाइए इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कीजिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड समझते हैं ओवर फिश के बारे में। देखो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये आपकी एक ओवर फिश है। मैं पहले आपको समझाता हूँ, इसको ना बड़ा ही अजीब नाम दिया जाता है, द डूम्सडे फिश। डूम्सडे समझते हो? डूम्सडे का मतलब होता है सर क्यामत। क्या मतलब है इस चीज का, क्यामत की फिश मतलब व्हाट डज इट मीन? देखो डूम्सडे का मतलब होता है कुछ खराब होने वाला है। जैसे कई बार हम लोग इंडिया में नहीं बोलते कि एक इंसान मान लो कहीं जा रहा है एंड रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है, तो हम उस काली बिल्ली को मानते हैं कि यार वो अशुभ चीज है। ऐसे ही अगर ये जो फिश है ना किसी को दिख जाए, तो ऐसा माना जाता है दुनिया में कोई अशुभ चीज होने वाली है, कोई खराब चीज होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा जापान की अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है, जापान के जो वहाँ पे कहानियां प्रचलित हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि अगर ये फिश दिख जाती है ना लोगों को, कहीं ना कहीं इसका मतलब है कुछ बुरी घटना होने वाली है। एंड इनफैक्ट ना 2011 के अंदर लोगों का ये जो विश्वास था, मतलब जो मान्यता थी, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। पता है क्यों? क्योंकि 2011 में ना ऐसी कुछ फिश जापानीज शोर्स के ऊपर देखने को मिली। उसके कुछ महीने बाद जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक और बहुत ही बड़ी सुनामी हमें देखने को मिली। तो लोगों का इस मान्यता के ऊपर भरोसा और भी ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इस फिश को बोला जाता है द डूम्सडे फिश। तो सर अभी इस डूम्सडे फिश को कहाँ देखा गया है? दोस्तों ये देखा गया मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको में ना यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी, बाजा कैलिफोर्निया सुर। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका USA के अंदर नहीं है, ये आपके मैक्सिको के अंदर है। तो मैक्सिको की एक स्टेट है, वहां पर आपको ये
और फिश अभी देखने को मिली, जिस वजह से न्यूज़ में आ चुकी है। तो ध्यान से देखो यार, ये एक ना बिल्कुल आप नोटिस कर पाओगे, ये लंबी है, आगे तक है, वो पीछे तक एक्सटेंड कर रही है। ये सिर्फ इतना नहीं है, ये पीछे तक बहुत लंबी ऐसे एक्सटेंड कर रही है। लगभग आप नोटिस कर पाओगे इसकी जो ग्रोथ हो सकती है लेंथ में, वो 30 फीट तक हो सकती है। इसलिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोनी फिश इन द वर्ल्ड भी इसको यहाँ पे कहा जाता है। इसका काफ़ी यूनिक रोइंग मोशन होता है जब ये स्विम करती है, तो काफ़ी यूनिकनेस वहाँ पर भी है। प्लस एट द सेम टाइम ये एक डीप सी फिश है, रिबन की तरह इसकी आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी। कुछ और बातें आप ध्यान में देख सकते हो कि दरअसल में ना ये डीप सी मेसोपेलाजिक जो जोन होता है वहां पर इनहेबिट करती है। मतलब नॉर्मली जो 1000 मीटर की डेप्थ तक एक्चुअली क्या है, वहां तक ना लाइट नहीं पहुंचती, और लाइट नहीं पहुंचती तो वहीं पर आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो लोगों को इसलिए भी नहीं ये नॉर्मली दिखती, क्योंकि ये नीचे रहती है पानी के ऊपर बहुत ही रेयरली आपको, मतलब पानी के पास में बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी। जहां लाइट नहीं पहुंचती वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और ये ना इसकी जो बॉडी है थोड़ी सिल्वरी रिफ्लेक्टिव बॉडी है। आप नोटिस करना, पानी के अंदर रहती है ये, वहां पर तो थोड़ा लाइट वाइट कम ही होती है। तो ये कैमोफ्लाज की तरह काम करता है। कैमोफ्लाज होता है जैसे कुछ ऐसे कलर्स जो हमें छुपाने के या छिपने के काम आते हैं। जैसे आप नोटिस करते हो ना, जैसे सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स अपनी ड्रेस ऐसे पहनते हैं जो कहीं ना कहीं वो झाड़ियों में ना उनको कोई देख पाए, है ना। उसी तरह से यहाँ पे इसका भी केस है। बाकी इसकी जो आंखें होती हैं, इट हैज सम लार्ज आइज, जिस वजह से आपके अंधेरे के अंदर देखना भी इनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वर्टिकली ये फ्लोट करती हैं, और ये नॉर्मली आपके जो क्रिल, क्रस्टेशियंस, प्लैंकटन, उनको नॉर्मली यहाँ पे कंज्यूम करती हैं। बाकी मैंने बता ही दिया क्यों इसको डूम्सडे फिश बोलते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसके मेजर थ्रेट्स क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, जैसे डेब्रीज हो गया, माइक्रो प्लास्टिक्स हो, ये भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइक्रो प्लास्टिक्स कैसे इंपैक्ट करते हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इनको समस्या आती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं इनका इकोसिस्टम इफेक्ट होगा। एंड फिशिंग वगैरह की वजह से भी इनके लिए ऊपर डेफिनेटली थ्रेट बढ़ता ही है। तो ये कुछ बातें थी और फिश या डूम्सडे फिश के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत सारी वन नेशन वन वन चलता रहता है। तो उस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ना वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव यहाँ पे ये अनाउंस किया है। दरअसल में ना एक्चुअली एक इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 की हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरीटाइम विरासत। विरासत क्या होता है, हमारी हेरिटेज, उसको तो कर ही रहे हैं, बस एट द सेम टाइम हमारा जो फ्यूचर मैरीटाइम विकास, मैरीटाइम डेवलपमेंट, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। ये हो रहा है मुंबई के अंदर। तो डेफिनेटली इस मौके के ऊपर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पे हमारी तरफ से यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर साथ में मिलते हैं एंड अकॉर्डिंगली नई नई पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं। कुछ एक इनिशिएटिव जैसे फॉर एग्जांपल सागर आंकलन की यहाँ पे बात हुई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इसके माध्यम से हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग पोर्ट्स को हम, जैसे कार्गो हैंडलिंग हो गया, ठीक है, कितनी, मतलब जो आप टैट बोलते हैं ना, टर्न अराउंड टाइम, कि मान लो एक शिप आई जो पोर्ट के ऊपर सामान अपना जो भी उसको अनडॉक करना था और वापस चली गई, तो ये है टर्न अराउंड टाइम, उसका कितना टाइम वहां पे स्पेंड हुआ, वो है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, वो जितना टर्न अराउंड टाइम कम होगा उतनी अच्छी बात है। और हमारा एक फोकस भी है कि 2047 तक हमें विकसित भारत तो बनना ही बनना है, हमें मैरीटाइम के सेक्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो इसीलिए सागर आंकलन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैत्री, हम ट्रेड के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेड, इसकी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ना हो, एफिशिएंसी बढ़े, एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च हुआ वो था वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक बात समझना, इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स हैं, बिल्कुल हमने जैसे देखा भी है, हमारे जैसे इंडिया में अलग अलग मेजर पोर्ट्स, मैंने कई बार आप लोगों को डिस्कशन करी हुई है। अब हर मेजर पोर्ट में ना अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेटर से आप कांडला पोर्ट गए, वहां पर प्रोसेसिंग होती है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, थोड़ा सा वहां का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग है एज कम्पेयर टू लेटर से चेन्नई पोर्ट के मुकाबले के अंदर। तो हमने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम करेंगे पोर्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन। अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगा, सब जगह सेम प्रोसेसेस होंगे, तो जो फालतू टाइम लगता है इन डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम रोक पाएंगे। तो टर्न अराउंड टाइम वहाँ पे कम हो पाएगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको हम खत्म कर पाएंगे, इनएफिशिएंसीज हम यहाँ पे खत्म कर पाएंगे। एंड उस वजह से क्या होगा, उस वजह से कॉस्ट भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो यही सारा यहाँ पे फोकस है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो और ज़्यादा बूस्ट होंगे। तो इस पर्टिकुलर वन नेशन वन पोर्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड हमारा जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का है, उसको भी हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एंड हमारी जो एनएलपी है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसके साथ भी इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी
वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, जापान इंडिया अफ्रीका फोरम को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, दरअसल में उन्होंने अभी जापान इंडिया अफ्रीका फोरम यहाँ पे इसको बिजनेस फोरम को यहाँ पे एड्रेस किया वर्चुअली। अब आप जैसा समझ ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जापान है, भारत है और तीसरा कौन है? तीसरा है अफ्रीकन कंट्रीज, या फिर आप कह सकते हो जो एयू है, अफ्रीकन यूनियन, उनका रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट फोरम है जापान इंडिया फोरम, जहां पर किस तरह से जापान के रिश्ते भारत के साथ और इंडिया के रिश्ते अफ्रीकन यूनियन, मतलब तीनों के रिश्ते कैसे बेहतर हो पाएंगे उसके रिगार्डिंग ये फोकस किया जाता है। तो इसको जो कंडक्ट किया गया है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड इंडस्ट्री, जो कि जापान की मिनिस्ट्री है ना, उसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया गया इस पर्टिकुलर आपको फोरम को इन टोक्यो। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो गया और जापान का टाइकेट टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट फॉर अफ्रीका, इनके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया। यानी कि इंडिया का अफ्रीका के साथ अलग एक फोरम एग्जिस्ट करता था, जापान का भी था, तो उनको हमने कोऑर्डिनेट किया, तो इसके माध्यम से जापान इंडिया अफ्रीका यहाँ पे फोरम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे कहीं ना कहीं इंडिया और अफ्रीका का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली सब जगह यहाँ पे डेवलपमेंट हो एंड इंडिया कैसे बिजनेस हब यहाँ पे ग्रो कर सकता है, वो सारा फोकस यहाँ पे इसका रहता है। तो जापान इंडिया कोऑपरेशन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका, ये जो इनिशिएटिव है ना, आप नोटिस कर पाओगे दोनों देश मिलके अफ्रीका में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस बेस बढ़ाना चाहते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है, जापानीज कंपनीज का इंडिया के अंदर एंड उन इंडियन कंपनीज का आगे जाके अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, ये यहाँ पे इसका फोकस रहता है। तो हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने जो एड्रेस किया उसमें बात किया कि भारत डेफिनेटली फोकस कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन अफ्रीका, और इंडिया आज के समय अफ्रीका का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो लगभग $100 बिलियन यहाँ पे पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत के 200 से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलते हैं इन रेलवेज, पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई एंड इंडिया ने $12 बिलियन से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बाकी और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर की अलग अलग स्कीम्स के लिए। तो इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे अफ्रीका में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया और अफ्रीका साथ में मिलकर FIPIC, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, साथ में मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा इंडियन अफ्रीका फोरम समिट हो गया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में तो डेफिनेटली इंडिया बार बार अवार्ड उठाता ही है। ग्लोबल साउथ की जो समिट होता है ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उसमें भी इंडिया और अफ्रीका कॉपरेट करते हैं। एंड G20, आप लोग जानते होंगे जब पिछले सालों में जब इंडिया में हुआ था ना G20, तो उस समय अफ्रीकन यूनियन को भी इसकी सदस्यता यहाँ पे दिलवाई गई थी, राइट। तो आप नोटिस कर पाओगे कि G20 में भी हम यहाँ पे मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये जो प्रोग्राम है ना, ये भी यहाँ पे, और इसके अलावा भी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें, इंडिया का जो ई लर्निंग इनिशिएटिव है, ई विद्या भारती, इसके माध्यम से बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चे भारत के कोर्सेज में एनरोल हुए हैं। हमारा हेल्थ टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव है ई आरोग्य भारती नेटवर्क, यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रीज के जो लोग हैं वो टेलीमेडिसिन के इनिशिएटिव्स के माध्यम से इन हेल्थ इनिशिएटिव्स का यहाँ पे फायदा ले रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया और अफ्रीका के रिश्ते काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड हमें एक ट्राइब के बारे में अंडरस्टैंड करना है, चोला नाइकन ट्राइब के रिगार्डिंग। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, ये जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है केरला को, मैं अभी डिस्कस करूंगा और डिटेल के अंदर। तो 12 साल की एक बच्ची है, वो यहाँ पर ना होम बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे उसको मिल रही है डिस्पाइट बीइंग बेड रिडन, इसीलिए न्यूज में आ गया था। तो न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ट्राइब अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों, एक्चुअल में ना केरला का इनिशिएटिव है समग्र शिक्षा केरला, इसके माध्यम से ना इन्होंने 30 ऑडियो वीडियो टेक्स्ट यहाँ पे डेवलप किए हैं, ताकि चोला नाइकल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि जो ये बच्ची है इसकी एजुकेशन को हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाए। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि उनकी एजुकेशन के अंदर हम यहाँ पर उनको यहाँ पे जो उनकी उनकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा पा रही है। तो उनके जो कुछ टॉकिंग टेस्ट है, तो उनको उसी तरह से उनको डेवलप किया गया है ताकि वो बच्ची जो है वो समझ पाए। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे जो समग्र शिक्षा केरला है ना, वो लगभग 6168 स्टूडेंट्स को अक्रॉस केरला होम बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। वहाँ वर्चुअल क्लासेस भी होती हैं, टीचर्स वहाँ पे उनके घरों में विजिट भी करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लिटरेसी के ऊपर इतना यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो ट्राइब की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको आप लोग मला नाइकन्स या फिर शोला नाइकन ट्राइब भी यहाँ पे बोल सकते हो, इनको केवमैन ऑफ केरला कहा जाता है। दरअसल में इनका जो नाम आया वो शोला या चोला से आया है, यानी कि डीप फॉरेस्ट में रहते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है ना केरला के अंदर,
वहाँ पर आपको जो नीलांबुर वैली है, वहाँ पर आपको ये रहते हुए देखने को मिल जाएँगे। तो फॉरेस्ट के अंदर, काफ़ी घने जंगलों के अंदर रहते हैं, एंड इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स, एंटीलोप्स एंड कई बार टाइगर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना चोला नाइकल ट्राइब की, केवल और केवल 400 से भी कम है। दे आर लेस देन 400 इन नंबर। तो इनको यहाँ पे प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने को हम भी कोशिश कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट इनको ना पीवीटीजीस के अंदर भी क्लासिफाई किया गया है। हम लोग जानते हैं देश भर के अंदर 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, उनमें से एक चोला नाइकल ट्राइब्स ऑफ केरला भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे नीलांबुर वैली ऑफ मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में ये रिसाइड करते हैं। बहुत ही घने जंगल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी सेटलमेंट्स को जिनमैम के नाम से बोलते हैं, यानी कि ग्रुप्स में रहते हैं, और नॉर्मली एक ग्रुप में 2 से 7 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे, देखो ध्यान में रखना, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्चुअल में ना जो एलिफेंट्स हैं जो आसपास यहाँ पे रहते हैं, वो कुचल देते हैं इनकी फसलों को। तो इसीलिए ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर ही यहाँ पे निर्भर हैं। इनकी टेरिटरी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, आउटसाइडर यहाँ पे परमिटेड नहीं होते इनसे इंटरेक्ट करने के लिए या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए। एंड ये एक यूनिक द्रविडियन डायलेक्ट यहाँ पे बोलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है बाकी द्रविडियन लैंग्वेजेस से। हालांकि कुछ सिमिलरिटीज भी हैं मलयालम और कन्नड़ा के साथ, बट काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इनका जो कल्चर है वो भी हिंदू माइथोलॉजी से काफ़ी डिस्टिंक्ट हमें देखने को मिल जाता है, और इनके नाम भी आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलेंगे। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग चोला नाइकल ट्राइब्स जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है आईएनएस तमाल के बारे में। ये जो आपका आईएनएस है ना, इसको जून 2025 के अंदर कमीशन किया जाएगा, एंड एक्चुअल में ना ये भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये आखिरी, दिस विल बी द लास्ट वॉरशिप जो कि इंडिया के द्वारा इंपोर्ट करी जाएगी। इसके बाद जो भी आपका होगा वो सेल्फ रिलायंस की तरफ हम यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे। तो फाइनल वॉरशिप जो हम इंपोर्ट करेंगे इंडिया के द्वारा वो ये होगी आईएनएस तमाल। इसके बाद और कोई वॉरशिप हम यहाँ पे दुनिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसका डोमेस्टिक वॉरशिप का ही हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। तो आईएनएस तमाल है, स्टेल्थ गाइड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट आप समझते होंगे, फ्रिगेट आपकी एक छोटी शिप होती है जो कि बाकी और शिप्स को मदद करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तेजी से मूव कर सकती है, स्मॉल होती है, और बाकी फिशेस को बाकी शिप्स को सॉरी प्रोटेक्ट करने के अंदर काफी ज्यादा मदद करती है। और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? जो इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि ये रडार के द्वारा उतनी तेजी से डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो इसका जो आपको डिटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। दरअसल में रशियन डिजाइन जो क्रिबेक क्लास फ्रिगेट्स है ना, उसी का ही आपको एक अपग्रेडेड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस कोलैबोरेशन था $2.5 बिलियन एग्रीमेंट का, उसके माध्यम से 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स की बात करी गई थी। 2 रशिया के अंदर कंस्ट्रक्ट होनी थी और 2 गोया शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सारी फ्यूचर वॉरशिप्स जो होगी वो भारत में ही यहाँ पे बनाई जाएंगी। ये फाइनल इंपोर्टेड वॉरशिप हमें देखने को मिल जाएगी। इससे पहले वाला जो था आईएनएस सुशील, उसको दिसंबर 2024 में हमने यहाँ पे कमीशन किया था, और ये कहाँ बनी है? ये रशिया के अंदर बनी है एट यंतर शिपयार्ड। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसको अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसमें 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय मैन्युफैक्चर से ही बने हैं। एंड साथ में ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 2। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्टील सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, ये सब अलग अलग ऑपरेशंस के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैरीटाइम सिक्योरिटी में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, एंड दिस इज हेल्पिंग अस इन ट्रांजिशन टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आज के सेशन में पता होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पंच मिशन के बारे में। दोस्तों, पंच मिशन इसरो का नहीं, ये नासा का था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की बात करें तो बिल्कुल ये ऑटोनमस बॉडी है अंडर यूजीसी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा बात करें अगर हम स्फेयर एक्स की, तो यहाँ पर स्फेयर एक्स को डिजाइन क्यों किया गया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी स्काई का एक प्रॉपर इंफ्रारेड मैप हमारे सामने हो, जिसके माध्यम से यूनिवर्स का ओरिजिन, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएं। तो ये स्टेटमेंट आपकी तीसरी इनकरेक्ट है, राइट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।